जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग दो पर्सनालिटी असेसमेंट की टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोजेक्टिव असेसमेंट और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। प्रोजेक्टिव असेसमेंट में जैसे आपको पता है हमने टीएटी, रोशाक और प्रोजेक्टिव ड्राइंग्स पढ़ी हैं। तो हमने टीएटी की नीड्स और प्रेस आपको जो हैंडआउट्स मैंने दिए हुए हैं वो आप लोगों ने आई होप पढ़े होंगे। उसमें हर नीड और प्रेस की एक डिस्क्रिप्शन भी दी गई है और एक एक एग्जांपल साथ दी गई है कि किस तरह की स्टेटमेंट हो तो आप ये नीड, पर्टिकुलर नीड या प्रेस आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन भी ज़ाहिर है उसी बेसिस पे की होगी, लेकिन फिर भी उनकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ये आपको एक कंप्लीट लेक्चर जो है वो उस पे देना चाह रहा था कि आपको अगर मज़ीद कोई एम्बिग्युइटी हो उन नीड्स और प्रेस के हवाले से तो वो क्लियर हो जाए। टीएटी की नीड्स जो मरे ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं वो नीड्स यहाँ पे आपको लिस्ट सामने नज़र आ रही होगी, 26 नीड्स, जिनके साथ भी स्मॉल एन लिखा हुआ है इस लिस्ट में या पूरे इस हैंडआउट्स में। वो नीड्स हैं जो मरे ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, स्मॉल एन उनके साथ लिखा गया है। इन नीड्स के एंड पे ये जो आखिरी नीड है सेंटियंस, उसके बाद आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा, इमोशनल चेंज, इलेशन, डिजेक्शन, डिस्ट्रस्ट, जेलसी, इररियलिटी, ईगो, आइडियल और प्राइड, सुपर ईगो और मिसलेनियस। ये सारी आपके इनर स्टेट्स हैं जो आप क्लाइंट की आइडेंटिफाई करते हैं। ये इनर स्टेट्स इन नीड्स के एंड पे ये भी एक्सप्लेन की गई हैं और उसके बाद प्रेस एक्सप्लेन की गई हैं। तो इन नीड्स को जो है वो क्लासीफाई भी किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, और हर ग्रुप की क्लासिफिकेशन जो है उसके बाद जब नीड्स स्टार्ट होंगी तो वो 1 से स्टार्ट होंगी, यानी एक्चुअली नीड 1 जो है दैट इज अचीवमेंट। तो जो ही ये इसकी क्लासिफिकेशन चेंज होगी तो फिर उसके बाद अगेन 1 से नीड्स स्टार्ट होंगी। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये 26 से कम कैसे रह गई हैं। ये सारी नीड्स 1 बाय 1 एक्सप्लेन की गई हैं आने वाले सारे अगले जो पेजेस हैं उसमें। तो फर्स्ट वन द नीड दैट इज अचीवमेंट। अचीवमेंट में ये कुछ नीड्स ऐसी हैं जो आप ईपीपीएस में भी हमने डिस्कस की हैं, और फिर हमने पीआरएफ जो फॉर्म है उसमें भी हमने पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म उसमें भी डिस्कस की हैं। हमने जो ये नीड्स 16 पीएफ में भी डिस्कस की हैं, और वो ऑलमोस्ट यही नीड्स जो रिपीट हो रही हैं टीएटी के से डिराइव की गई नीड्स हैं। तो एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे भी समझ आई होगी। आप अगेन उसको टीएटी के पर्सपेक्टिव में अकॉर्डिंग टू मरे उनको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अचीवमेंट में आप जो कोई टास्क होता है, चैलेंजिंग टास्क होता है, क्लाइंट उसको कंप्लीट करना चाहता है, वो एम्बिशियस होता है, कंपटीशन इंस्पायर करता है उसको, उसकी एस्पिरेशंस होती हैं फ्यूचर गोल्स की तरफ, वो कुछ हासिल करना चाहता है, तो दैट इज अचीवमेंट। ये सारी नीड्स की एक एक एग्जांपल भी हर नीड को एक्सप्लेन करने के बाद दी गई है। तो ये आप लोग सारी ये एग्जांपल्स पढ़िएगा, आपको एग्जांपल्स भी हेल्प आउट करेंगे उसको समझने के लिए। जैसे ये एग्जांपल अचीवमेंट की यहाँ पे दी गई है कि आफ्टर प्रैक्टिसिंग एवरी डे फॉर वीक्स he finally feels that he is sufficiently skilled to play his first concert performance. His performance is a tremendous success, is the beginning of a brilliant career. ये अचीवमेंट की नीड आपको इस सेंटेंस में नजर आएगी इस तरह से। देन नेक्स्ट नीड है एक्विजिशन की। इसकी दो टाइप्स होती हैं, सोशल एक्विजिशन और ए सोशल। जैसे आप इंटरप्रिटेशन टीएटी की आपने की है तो आप नीड अगर एक्विजिशन आइडेंटिफाई करते हैं तो ब्रैकेट में आप फिर लिखेंगे कि सोशल या ए सोशल। तो अगर क्लाइंट या आपका जो पार्टिसिपेंट है वो कोई चीज़ एक्वायर करना चाहता है, चाहे वो दौलत की फॉर्म में है, मनी है, वो कोई मटेरियल पोजेशन है, कोई वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी वो हासिल करना चाहता है, अगर वो लीगल वे से करे या इलीगल वे से करे ये हमने फिर डिफाइन करना होगा। एक्विजिशन एक्वायर करना होगा, कोई भी चीज़ वो हासिल करना चाह रहा है। तो अगर वो सोशली डिजायरेबल वे से कर रहा है, जॉब से कर रहा है, कोई काम मेहनत करके ये कह रहा है कि जो उसने मेहनत की पैसा कमाने के लिए या घर बनाने के लिए उसने एफर्ट की, तो वो सोशल एक्विजिशन होगी।
और अगर वो कोई कह रहा है कि जी वो गैम्बलिंग की, उसने जुआ खेला, उसने जो है वो रॉबरी की, उसने कुछ चोरी की, हर वो एक्शन जो कि अनएथिकल या अगेंस्ट द रूल्स और रेगुलेशंस है, जो काम की सोशली डिजायरेबल नहीं है, उसके थ्रू अगर वो एक्विजिशन चाह रहे हैं क्लाइंट या हीरो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो फिर वो ए सोशल एक्विजिशन जो है वो कंसीडर की जाएगी। देन अग्रेशन की नीड है। एग्रेशन की डेफिनेशन जाहिर है आपको पता है व्हाट इज एग्रेशन। तो एग्रेशन जब आपने आइडेंटिफाई करना है, वो एग्रेशन आप जो है वो 4 तरह की कैटेगरीज में उसको जो है वो डिवाइड करेंगे। एग्रेशन नीड लिख के ब्रैकेट में फिर आप उसकी जो है वो सब टाइप लिखते हैं कि कौन सा एग्रेशन है। वो या तो इमोशनल वर्बल हो सकता है, या फिजिकल सोशल हो सकता है, या फिजिकल ए सोशल, और लास्ट में डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इमोशनल वर्बल सिंपली कोई गालियां दे रहा है, क्लाइंट ये कहता है कि जी हीरो उसको गालियां दे रहा है, उसके साथ लड़ झगड़ रहा है, उस पर आर्गूमेंट्स कर रहा है, तो ये सारी जो है वो इमोशनल वर्बल की जो है वो डिस्क्रिप्शन होगी उसकी स्टोरी में। अगर वो फिजिकली लड़ रहा है, मार रहा है, वो मारना चाहता है, वो चाहे अपना डिफेंस ही क्यों ना कर रहा हो, उसमें वो लड़ाई कर रहा है, जब फिजिकली कर रहा है, तो वो फिर 2 कैटेगरीज फिजिकल एग्रेशन की आप करेंगे। एक सोशल फिजिकल एग्रेशन होगा और एक ए सोशल फिजिकल एग्रेशन होगा। सोशल जाहिर है जो सोशली डिजायरेबल एग्रेशन है, जैसे हमारी फौज है, अब वो दुश्मन के खिलाफ लड़ रही है, तो एग्रेशन तो वहां पे भी है ना, लेकिन वो सोशल है, ए सोशल नहीं है। यानी वो सोशली डिजायरेबल एक्सेप्टेबल वे में एग्रेशन शो हो रहा है। और अगर वो अगेंस्ट द नॉर्म्स और अगेंस्ट द रेगुलेशंस ऑफ कंट्री और ह्यूमैनिटी वो कोई एग्रेशन पोर्ट्रे करेंगे, तो वो ए सोशल होगा। यानी किसी से जुल्म ज्यादती करते हुए लड़ना, और लीगली कोई अथॉरिटीज के खिलाफ लड़ना, पुलिस के खिलाफ लड़ना, तो वो ए सोशल फिजिकल एग्रेशन होगा। और अगर फौज लड़ रही है अपने मुल्क के दिफा के लिए, तो फिर वो सोशल होगा, क्योंकि दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल। और अगर कोई बिल्कुल जो है वो डिमिनिश कर रहे हैं चीज़ों को, और ऐसा अटैक, कोई बम गिरा रहे हैं, कोई कहता है जी उसने सारे लोगों को मार दिया और वो मारना चाह रहा है, तो ये जो एस्पेक्ट होगा एग्रेशन का, दैट वुड बी डिस्ट्रक्शन। जो बहुत ज़्यादा तबाही मचाने के अंदाज में जो भी बात की जाएगी, हीरो की तरफ एसोसिएट की जाएगी, तो हम डिस्ट्रक्शन की नीड जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। सब टाइप डिस्ट्रक्शन होगी, मेन उसकी नीड जो है वो अग्रेशन लिखी जाएगी। सब टाइप जाहिर है वो ब्रैकेट में आप फिर लिखते हैं। देन कंस्ट्रक्शन की नीड है, जिसमें क्लाइंट जो है वो कुछ बनाना चाहता है, कोई क्रिएशन है, कोई इनोवेशन है, कोई नई चीज़ है, चाहे पुरानी चीज़ को वो बेहतर कर रहा है, तो वो उसका ऑर्गेनाइज करना, कोई नई चीज़ डेवलप करना, बनाना आइडियाज के थ्रू या फिजिकली प्रैक्टिकली, दैट वुड बी कंस्ट्रक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट और द हीरो, जिसपे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी विशेज और डिजायर्स। काउंटर एक्शन, जाहिर है आपको पता है कि जब भी कोई चीज गलती को सुधारने के लिए कुछ किया जाता है, दैट इज काउंटर एक्शन। तो अगर क्लाइंट ये कह रहा है कि हीरो अपनी जो उससे गलतियां हुई हैं, जो उसने काम खराब किए हैं, गलत किए हैं, उसको बेहतर करना चाहता है, अब वो अपने डिसअपॉइंटमेंट को खत्म करना चाहता है, अपने फेलियर को कामयाबी में बदलना चाह रहा है, वो उसने जो वो पिछली दफा एग्जाम में फेल हो गया था, इस दफा वो अच्छे नंबर लेना चाहता है, तो ये सारा कुछ काउंटर एक्शन में आएगा कि वो अपनी गलती या अपनी कमी को बेहतर करने के लिए, स्ट्रेंथ बनाने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं। डोमिनेंस की नीड में, जब आप आपका क्लाइंट या जिस हीरो पे वो प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, वो ये कहता है कि वो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना चाहता है, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहता है, उनको उनके साथ जो है वो लीडरशिप की क्वालिटी के साथ साथ उन पे अपना रोब और दबदबा भी रखना चाहता है, फोर्सफुली उनसे अपनी बात मनवाता है, इतना असर्टिव है कि वो फिर किसी को जो है वो आर्ग्यू करने की भी इजाजत नहीं देता, अथॉरिटी शो करता है, तो ये डोमिनेंस की नीड होगी। देन एक्सपोजिशन है कि वो किसी भी जो है वो चीज़ को एक्सप्लेन करता है, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में उस पे जो है वो बात करता है, किसी को सिखाने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए,
जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, कोई लेक्चर देता है या कोई चीज़ों को इंटरप्रेट करके बताता है, एनालाइज करता है। तो अगर क्लाइंट इस तरह के रिस्पॉन्सेज दे रहा है कि हीरो ये करता है, तो वो एक्सपोजिशन की नीड होगी कि वो इंफॉर्मेटिव मैनर में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रहा है, उनको समझा रहा है, बता रहा है। देन रिकग्निशन नीड है कि आप जब अपने आप को मनवाना चाहते हैं, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी सेल्फ सफिशिएंसी लोगों पे जाहिर करना चाहते हैं कि लोग इसको मानें, आपकी तारीफ करें, आपको तवज्जो दें, आपको जो है वो प्रेज करें, आपकी तारीफ करें। तो जब ये सारे एस्पेक्ट उसकी स्टोरी में होंगे, तो हम ये कहेंगे कि क्लाइंट की नीड जो है दैट इज रिकग्निशन। अगर क्लाइंट कुछ समझना चाह रहा है तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग की नीड है उसमें, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, वो एनालाइज करके लॉजिक की बेस पे अपनी अकल इस्तेमाल करके कुछ जो है वो फिनोमिनन उनको अंडरस्टैंड करना चाह रहा है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक इसमें जो है वो कॉग्नाइजेंस होती है, नीड, जिसमें इंसान जो बड़ा क्यूरियस होता है, उसके साथ इसको कभी मिक्स नहीं करना। अंडरस्टैंडिंग में इंसान अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए अपनी जो है वो इंटेलेक्ट को यूज करके अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए अपना इल्म बढ़ाता है, नॉलेज बढ़ाता है। जबकि कॉग्नाइजेंस में वो क्यूरियस होता है, वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस होता है कि ये क्या हो रहा है। उसका मकसद इल्म हासिल करना या समझना नहीं होता, बल्कि उसका मकसद जो है वो कोई ऐसे पॉइंट्स ढूंढना है जो कि तजस्सुस में आते हैं, और वो तजस्सुस और नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि अंडरस्टैंडिंग हमेशा पॉजिटिव कॉनोटेशन में होगी कि वो कोई भी फिनोमिनन जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना चाहता है। देन अफिलिएशन की नीड है, तो ये दो तरह की होगी, या तो एसोसिएटिव अफिलिएशन होगी या फिर इमोशनल जो है वो उसकी नीड होगी, इमोशनल अफिलिएशन की। तो अफिलिएशन में दायरे हम लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ मिलना जुलना चाहते हैं। तो जब आप फ्रेंडली रिलेशन बना रहे हैं लोगों के साथ और उसका जो है वो अफेक्शनेट अपना बिहेवियर, एटीट्यूड शो कर रहे हैं, तो वो एसोसिएटिव अफिलिएशन हो गया। और अगर वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वो आपके इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए, जिसमें इंटीमेट रिलेशंस जिस तरह से डेवलप होते हैं, तो अगर वो इतनी इंटेंस अफिलिएशन शो करता है, तो फिर हम उसको इमोशनल अफिलिएशन कहते हैं, जिसमें अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, क्लोजनेस, अफेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और टची किस्म के रिलेशनशिप्स उससे डेवलप होते हैं। देन डेफरेंस है, डेफरेंस के अगेन दो पार्ट्स हैं, कंप्लायंस और रिस्पेक्ट। जब आप लोगों से एग्री करते हैं, कंफर्म करते हैं, जैसे वो कंफर्मिटी आपने नीड ऑब्जेक्टिव टेस्ट पढ़ते हुए हमने डिस्कस की है, तो डेफरेंस में भी हम कंप्लाई करते हैं लोगों के साथ, उनके साथ एग्रीमेंट शो करते हैं। हम अलग से अपना एक 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनाते, तो दैट इज डेफरेंस। तो डेफरेंस दो तरह से होगी, एक तो सिंपली कंप्लायंस है कि आप कोई भी अथॉरिटी, कोई भी लीडर, जो भी जिसको आप बड़ा समझते हैं, वो घर में हो सकता है, बाहर हो सकता है, टीचर्स में हो सकता है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, आप उसकी बात से एग्री कर लें, उसके साथ मिल के चलें, उसकी जो है वो बात माने। दूसरा ये हो सकता है कि आप जो है वो अपनी कोई भी जो इंसान है जिसकी आप बात मान रहे हैं, जिसकी आप अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको प्रेज भी करें, आप उसको एडमायर करें, आप उससे इन्फ्लुएंस हों, उसको आप रोल मॉडल भी समझ रहे हो, सिर्फ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं बल्कि रोल मॉडल भी समझ रहे हैं, तो फिर डेफरेंस रिस्पेक्ट के लेवल पे होगी। इस डेफरेंस में जो है वो हम अमूमन इसकी जो इस इंटरप्रिटेशन होती है, बाद का अबेसमेंट के साथ भी हो जाती है। अबेसमेंट हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन में होती है। अबेसमेंट में आपके अंदर गिल्ट फीलिंग्स होती हैं, और आप जो है वो किसी दूसरे के साथ कंप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं समझते। आप गिल्ट फीलिंग्स में आप जो ब्लेम्स हैं उनको भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो वो अबेसमेंट होती है। लेकिन जब आप पॉजिटिव कॉनोटेशन में बात करेंगे, आप के अंदर कोई गिल्ट फीलिंग, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्लाइंट ये ऐसा शो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो दूसरों के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, दूसरे जो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा फोर्सफुल हैं या अथॉरिटी में हैं, उनके साथ जो उनकी बातें हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं,
पॉजिटिव वे में, तो फिर वो डेफरेंस होगी, अबेसमेंट नहीं होगी। देन नर्चरेंस है। नर्चरेंस में इंसान जो है, जो क्लाइंट है, उसकी नीड ये होगी कि वो दूसरों को लुक आफ्टर करे, उनको खिलाए पिलाए, उनकी ज़रूरियात पूरी कर सके, उनको कंफर्ट आसानियाँ दे सके, उनके लिए कुछ कर सके। वो चाहे उनको खिलाने पिलाने के हवाले से हो, चाहे इमोशनली सपोर्ट करने के हवाले से हो, चाहे उनकी उनको हेल्प आउट करने के हवाले से हो, तो दैट वुड बी नर्चरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द हीरो और द क्लाइंट। सेक्स की नीड में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं वो डेवलप करने के हवाले से, चाहे वो वो सोशली एक्सेप्टेबल हों, चाहे वो सोशली एक्सेप्टेबल हों। जैसे शादी है वो सोशली एक्सेप्टेबल नीड जो है वो उसमें शो हो रही है, लेकिन इवन देन उसको सेक्स की नीड जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि वो उसमें अगर सोशली अनएक्सेप्टेबल वे में ही बात करेगा तो ही हम ये नीड करेंगे, बल्कि एक्सेप्टेबल वेज में भी अगर वो इस रिलेशनशिप की बात करता है, इवन शादी की बात करता है, तो वो इस नीड को हम जो है वो आइडेंटिफाई करें। सकोरेंस इट्स अपोजिट टू द नर्चरेंस। सकोरेंस में हम जो है वो किसी की हेल्प जो है वो चाहते हैं, उसके हमारी जो है वो टेंडेंसी होती है, क्लाइंट ये कहता है कि उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको दूसरों से जो है वो एफिलिएशन इसलिए करनी है कि उससे दूसरे उसको जो है वो फीड कर सकें, उसको उसकी ज़रूरियात पूरी करें, उसके साथ हमेशा खड़े हों, उसको गाइड करें, उसको जो है वो माफ़ कर दें, उसके ज़रूरियात का ख्याल रखें। तो ये जब सारा कुछ वो एक्वायर करने के लिए कर रहा होगा दूसरों से, तो वो सकोरेंस होगी। और अगर ये सारा कुछ वो खुद कर रहा है, दूसरों को दे रहा है, दूसरों को खिला पिला रहा है, उनकी मदद कर रहा है, तो फिर वो नर्चरेंस होगी। उसके बाद ऑटोनॉमी है जी। ऑटोनॉमी ज़ाहिर है आप जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप उसके साथ एनवायरनमेंट के साथ इस तरह का रिलेशन रखते हैं कि कोई आपको दबाव में ना ले सके, आप पाबंदियों को अवॉइड करते हैं, तो दैट इज़ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में या तो आप फ्रीडम सीकर होंगे, आप आज़ादी चाहेंगे सिंपली कि आप अपने फैसले खुद करें, आप जो है वो पाबंदियों को अवॉइड करेंगे, आप अथॉरिटी के साथ जो है वो उसकी वो चीज़ें जो वो आपके ऊपर एनफोर्स कर रही है उसको आप अवॉइड करेंगे। तो उससे आप अपने आप को इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ ले जाना चाहेंगे, दैट वुड बी फ्रीडम। और अगर वो उसमें सिंपली आप अथॉरिटीज़ को चैलेंज करते हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, बल्कि आप अथॉरिटी को रेजिस्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर होगी तो वो भी ऑटोनॉमी। ज़ाहिर है आप उससे कंप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप ऑटोनॉमी ही चाह रहे हैं, लेकिन उसको फिर हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ये नेगेटिव कॉनोटेशन में हमेशा जाएगा। फ्रीडम के जो नीड है ऑटोनॉमी की, वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में होगी, जबकि ऑटोनॉमी अगर रेजिस्टेंस के साथ चाह रहे हैं, तो फिर उसको नेगेटिव कॉनोटेशन में रखा जाएगा। और अगर वो आउट ऑफ द वे है और वो बिल्कुल आपके जो है वो एंटी सोशल टाइप है, जिसमें आप नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं, तो उसको फिर हम ए सोशल ऑटोनॉमी कहेंगे, जिसमें आप अपने वो सारे स्टैंडर्ड्स जो कि मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप वायलेट कर रहे हैं, जिसमें आप जो है वो इतने मुँह ज़ोर हो गए हैं कि आप जिससे जो चाहते हैं छीन लेते हैं, जो करना चाहते हैं कर लेते हैं। आपको किसी की जो है वो किसी रूल की, किसी कानून की, किसी एथिकल बाउंड्री की कोई परवाह नहीं है, तो फिर ये ऑटोनॉमी ए सोशल कंसीडर की जाएगी। देन नीड आती है जी चेंज, ट्रैवल, एडवेंचर की। जब आप रूटीन की ज़िंदगी से, क्लाइंट ये कहता है या वो हीरो पे ये प्रोजेक्ट करता है कि वो रूटीन की ज़िंदगी से हटना चाहता है, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता है, वो उसमें रेस्टलेसनेस की फीलिंग्स शो होती हैं, वो नए-नए एक्सपीरियंसेस करना चाहता है, नई सिचुएशंस में जाना चाहता है, नई जगहों पे जाना चाहता है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो चेंज, ट्रैवल या एडवेंचर में आएँगे। एक्साइटेंस डिसिपेशन में वो क्लाइंट या वो जिस पे वो प्रोजेक्ट कर रहा है, वो ये बताएगा कि वो इमोशनल एक्साइटमेंट चाह रहा है आपका क्लाइंट। आपका क्लाइंट इस तरह से इमोशनल एक्साइटमेंट चाह रहा है कि उसमें नीड फॉर चेंज या ट्रैवल या एडवेंचर की कोई एस्पेक्ट ना हो, क्योंकि चेंज में भी अब ज़ाहिर है इसी तरह से होता है। गैम्बलिंग में भी आप देखें जो काम है वो इसी तरह से लग रहा होता है कि वो एक्साइटमेंट चाह रहे हैं जी, बस हल्ला गुल्ला है जी, हम ऐसे शर्त लगा के देखते हैं। वो जो शर्त लगाना है उसको भी एक्साइटेंस
कहा जा सकता है, लेकिन वो एक्विजिशन में जाएगी। हम उसको एक्विजिशन कहेंगे कि वो गैम्बलिंग इसलिए कर रहा है कि उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट उसको मिले। और अगर वो नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाह रहा है तो फिर वो चेंज या ट्रेवल की नीड होगी, वो एक्साइटेंस की नहीं होगी। एक्साइटेंस की नीड में सिर्फ उसका मकसद एक्साइटमेंट है, ना तो कोई नई जगह या नई चीज एक्सप्लोर करना है, एडवेंचर करना है, और ना ही उससे कोई फिजिकल एक्विजिशन हासिल करना है। वो सिर्फ अपने आप को एक्साइट करना चाह रहा है, सिर्फ विदाउट एनी रीजन। तो फिर एक्साइटेंस की नीड जो है वो उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन प्ले है, और प्ले भी विदाउट एनी गेन, कुछ भी वो हासिल नहीं करना चाहता, ना पैसे, ना उससे दौलत, ना उससे कोई रिकग्निशन, बल्कि वो प्ले अपने आप को अम्यूजमेंट के लिए, फन क्रिएट करने के लिए, वो अगर खेलने की या जोक्स की या गेम्स की बात कर रहे हैं तो उसको हम प्ले की नीड से एसोसिएट करते हैं। फिर कुछ मिसलेनियस नीड्स जिसमें अबेसमेंट है, जैसे हमने पहले भी बात की कि आप जब जो है वो कंप्लाई कर रहे हैं किसी के साथ, अथॉरिटी के साथ, एक एथिकल बाउंड्री के अंदर रहते हुए, तो वो डेफरेंस होती है। लेकिन जब आप इस तरह से कंप्लाई करना शुरू करते हैं या क्लाइंट इस तरह से शो करे कि वो एक्सटर्नल फोर्स को पैसिवली एक्सेप्ट कर रहा है और अपने आपको गलती का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दे, ब्लेम, क्रिटिसिज्म जो है वो आउट ऑफ द वे उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, और खुद भी अपने आप को जो है वो बोलते इल्जाम करना शुरू कर दे, तो इसमें जाहिर है फिर गिल्ट फीलिंग्स होती हैं, इन्फीरियरिटी के कॉम्प्लेक्सेस शो हो रहे होते हैं। तो फिर हम इसको डेफरेंस नहीं कहते, बल्कि इसको अबेसमेंट कहते हैं, या आप ये कह लें कि डेफरेंस की नेगेटिव कॉनोटेशन अबेसमेंट होगी। देन ब्लेम अवॉइडेंस है, आप जो है वो कोई भी रिजेक्शन या ब्लेम उसको अवॉइड करते हैं। आप जो है वो चीज़ों को इस तरह से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं कि आपके ऊपर कोई जो है वो ब्लेम ना आए, कोई ये ना कह रहा हो कि आपने गलत किया है। आप ये चीज़ें बताते हैं कि जी आप जो जो आपने किया है वो सही किया है, उसको आप चाहे करेक्ट करके, जैसे काउंटर एक्शन की नीड होती है उसके साथ मिला के कर रहे हो, या सिंपली आप वैसे ही कन्फेस कर रहे हो कि जी मैंने, मुझसे ये गलती हो गई, ये मैंने गलत कर दिया, या हीरो को ये दुख है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो फिर वो अबेसमेंट के साथ मिला के ब्लेम अवॉइडेंस भी हो जाएगी। और अगर वो गिल्ट फीलिंग और इन्फीरियरिटी फीलिंग्स के बगैर ही जो है वो अपॉलॉजीज शो कर रहा है और कन्फेस कर रहा है अपनी इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, तो फिर सिंपली ब्लेम अवॉइडेंस आप उसमें जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। कॉग्नाइजेंस, जैसे अभी हमने पहले बात की कि अगर वो अंडरस्टैंडिंग की नीड होगी तो फिर उसमें वो कुछ सीखने के लिए और जानने के लिए जो है वो तगोदो कर रहा होगा। लेकिन अगर कुछ सीखना नहीं चाहता, कोई न्यू फिनोमिनन को एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, वैसे ही क्यूरियस हो रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो डिटेक्टिवनेस उसमें शो हो रही है, तो फिर कॉग्नाइजेंस की नीड हम एक्सप्लोर करते हैं, जो कि उस हमारी अंडरस्टैंडिंग के अपोजिट, यानी उसका जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन कंसीडर की जाती है। हार्म अवॉइडेंस में वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली जो भी प्रॉब्लम हार्म हो सकता है उसको अवॉइड करता है। वो सुकून से रहने की बात भी कर सकता है, और डेंजरस सिचुएशंस और ऐसी टास्क जिसमें कोई रिस्क हो सकता है उससे अवॉइड करता है। वो ये कहता है कि जी ये पहाड़ पे चढ़ना बड़ा खतरनाक है, इसलिए इसने फैसला किया कि वो यहीं पे बैठ के उस बंदे का इंतजार करे। तो ये जो पहाड़ पे चढ़ना खतरनाक है, असल में ये हार्म अवॉइडेंस की नीड उसमें जो है वो शो हो रही है। पैसिविटी की नीड होती है, अगर क्लाइंट आराम करने की बात कर रहा है, वो ये कहता है कि वो थक गया है, अब वो मजीद काम नहीं करना चाहता, अब वो सुकून चाहता है, वो पहाड़ों पे चला जाना चाहता है ताकि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। जब इस तरह की बात क्लाइंट करता है तो असल में वो पैसिविटी की नीड होती है। जिसमें सोने की बात भी अगर सिंपली करे कि वो अब सोना चाहता है, तो बेशक सोना है, हम ह्यूमन नीड है, हमारी बेसिक नीड है स्लीप की, लेकिन जब स्टोरी में ये बात की जाती है तो हम उसको पैसिविटी की नीड कंसीडर करते हैं। रिजेक्शन में दूसरों को जो है वो इग्नोर करना, उनकी एफिलिएशन का जवाब जो है वो कोल्ड शोल्डर के साथ देना, उनको जो है वो एक्सक्लूड करना अपनी ज़िंदगी से, ये सारे रिजेक्शन की एग्जांपल्स होती हैं जिसमें क्लाइंट अकेले ही सारा कुछ करना चाहता है, वो किसी के साथ एसोसिएट करके ज़िंदगी गुजारने से डिनाई कर रहा है। रिटेंशन में आप चीज़ों को रिटेन करना चाहते हैं अपने पास,
आप जो है वो चाहे वो ऐसी कोई फिजिकल एंटिटी है, कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो घर है, कोई आपकी स्टेटस है, आप सारा कुछ रिटेन करना चाहते हैं। रिटेंशन जैसे आपने सुना होगा, कुछ रोकना, ये रोकने के मानों में होता है। आप किसी को देने पे, कुछ चीज़ किसी के साथ शेयर करने पे एग्री नहीं होते, तो दैट इज़ रिटेंशन। सेंटियंस, अभी हमने ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग में भी डिस्कस किया था कि ये वर्ड सेंटियंस, जिससे एक वर्ड डिराइव किया जाता है सेंटी होना, किसी के साथ बहुत इमोशनली टची हो जाना। तो अगर ऐसे सेंसर्स इंप्रेशंस क्लाइंट देता है और बड़े इमोशनल और टची किस्म के जो है वो फीलिंग्स उसमें आती हैं कि वो उसके साथ इस तरह से अटैच हो गया और वो इतना अटैच हो गया कि वो उसकी छोटी-छोटी बातों को नोट करना शुरू हो गया है, तो उसको सेंटियंस की नीड से एसोसिएट किया जाएगा। तो ये सारी नीड्स हैं अकॉर्डिंग टू मरे, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने स्टोरीज में और उनकी इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंगली करते हैं। उसके बाद ये कुछ इनर स्टेट्स हैं, ये इनर स्टेट्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इनर स्टेट्स जैसे आप स्टोरीज में फिर आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो या तो कॉन्फ्लिक्टिंग इनर स्टेट हो सकती है, जिसमें आप जो है वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग क्लाइंट आपका जो है वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ओवरऑल सारी स्टोरीज में नजर आता है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, वो अच्छे और बुरे के अंदर फंसा हुआ है। डाइकोटमीज जितनी भी हो सकती हैं, वो डाइकोटमीज में फंसा हुआ है, वो उसके अंदर क्लियर हेडेडनेस नहीं है, वो क्लियर माइंडेड होके कोई काम नहीं कर रहा या नहीं कर सकता या डिसीजन नहीं ले पाता, तो उसको हम कॉन्फ्लिक्ट की इनर स्टेट जो है वो डिनोट करते हैं उसके साथ। देन इमोशनल चेंज हो सकती है उसकी इनर स्टेट के, वो जो है वो कोई अल्टरेशन शो करता है अपने मूड या एटीट्यूड में किसी भी हवाले से, या वो जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है, वो मूडी है, स्टेबल नहीं है। तो जहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी, मूडी या रिजिड टेम्परामेंट की बात वो कर रहा है, तो हम उसको इमोशनल चेंज या इमोशनली चेंज्ड इनर स्टेट के नाम से उसको जो है वो डिनोट करते हैं। इलेशन में आपकी जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी, या यहाँ पे ये आपने ख्याल रखना है कि सिंपली हैप्पी होना दैट इज नॉट इलेशन। यहाँ पे इतना ज़्यादा वो जॉयफुल और हैप्पी होगा, एंथुसियास्टिक होगा कि वो आम रूटीन से हट के उसकी बात, वो बार-बार ये कहेगा बहुत ज़्यादा खुश है, वो बहुत ज़्यादा ये एम्बिशन के साथ ये काम कर रहा है। वो सिंपली ये नहीं कहेगा कि ये उसका एम्बिशन है, बल्कि बहुत ज़्यादा का और एक एग्ज़ैजरेशन के एस्पेक्ट्स उसमें आएँगे। तो जब ये इस तरह के अल्फाज बार-बार स्टोरी में आते हैं, तो फिर हम उसको इलेशन से इनर स्टेट इलेशन उसको जो है वो डिक्लेयर करते हैं। और अगर डिसअपॉइंटमेंट और होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स आती हैं उसके वर्ड्स में, तो फिर हम इनर स्टेट डिजेक्शन जो है वो उसको डिनोट करते हैं। डिस्ट्रस्ट में आपका क्लाइंट जो है वो सस्पिशियस होगा लोगों के साथ, उनके ऊपर उसको एतमाद नहीं होगा, भरोसा नहीं करेगा, वो लोगों को जो है वो शक की नज़र से देखेगा, उनके साथ कंप्लाई नहीं करना चाहेगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर उसकी स्टोरीज में आ रही हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि उसकी इनर स्टेट डिस्ट्रस्ट की है। और अगर वो लोगों से जो है वो उनके साथ राइवलरी रख रहा है, उनके साथ उसका एटीट्यूड इस तरह का है कि वो उनके अचीवमेंट से, उनके बिहेवियर से वो जेलस हो रहा है, तो फिर हम इनर स्टेट उसकी जेलसी आइडेंटिफाई करते हैं। अगर उसको रियलिटी कांटेक्ट में इश्यूज हमें नज़र आ रहे हैं उसकी स्टोरीज में, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस में है वो, उसके जो है वो डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस के कुछ एस्पेक्ट्स उसमें आ रहे हैं, तो फिर इररियलिटी उससे उसमें हम ये डायग्नोज नहीं कर देते कि वो स्किज़ोफ्रेनिक है, बल्कि इररियलिटी इनर स्टेट उसकी जो है वो हम करते हैं। और अगर वो हैलुसिनेशंस बहुत क्लियर नज़र आ रहे हों, इमेजिनेशन उसकी जो है वो इतनी जो है वो इस हद तक इररियलिटी के अंदर चली गई हो या रियलिटी ओरिएंटेशन से बाहर निकल गई हो, तो फिर उस पे हम कोई ना कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करके उसकी स्किज़ोफ्रेनिया को कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक उसकी इनर स्टेट की बात है, तो उसमें सिर्फ इररियलिटी तक हम बात जो है वो उसकी करेंगे। ईगो आइडियल या प्राइड की जो इनर स्टेट है, उसमें जब आपका क्लाइंट अपने हवाले से बहुत ज़्यादा अपने आप को अहमियत देता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है, अपने स्टेटस की बात करता है बार-बार, तो हम ये कहते हैं कि इसकी इनर स्टेट प्राइड की है या
ईगो आइडियल की है, जिसमें वो इसमें नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। अगर नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हैं तो फिर वो ईगो आइडियल या प्राइड नहीं होगा, बल्कि वो एक प्रॉब्लमेटिक उसका जो है वो स्टेट बन जाएगी। ईगो आइडियल हमेशा पॉजिटिव कॉनोटेशन में आप उसको रखेंगे। सुपर ईगो में जो है वो अगर क्लाइंट ओवरऑल अपने जो एनवायरनमेंट के साथ इस तरह से एसोसिएट करता है कि वो मॉरल स्टैंडर्ड्स का और मोरालिटी का, एथिकल बाउंड्रीज का ख्याल रखता है, बार बार उसको वायलेट नहीं होने देता और ये बार बार क्लेम करता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो ये करता है, वो ये सोच के करता है कि इससे किसी को दुख ना पहुंचे, ये चूंकि मजहब के खिलाफ है, चूंकि कानून के खिलाफ है, इसलिए वो इसको नहीं करता। तो ये सारी चीजें, वो जो जस्टिफिकेशन बार बार दे रहा है, उसके साथ एक डिफेंस मैकेनिज्म हम जो है वो भी आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जो उसकी इनर स्टेट है वो फिर सुपर ईगो की होती है, क्योंकि सुपर ईगो उसको कंट्रोल कर रही है, जो एथिकल बाउंड्रीज जिनको वो फॉलो कर रहा है। और अगर इनसे हटके कोई और उसकी स्टेट आपको जो है वो नजर आती है इन सारी इनर स्टेट से, तो वो आप उसमें फिर मेंशन कर सकते हैं कि उसकी इनर स्टेट इनके अलावा ये इस तरह की है। उसके बाद प्रेस हैं जी, जो एनवायरनमेंट से ये आपको इसका डिफरेंस, मैंने जब इसके हम थ्योरेटिकली टीएटी को पढ़ा था, प्रोजेक्टिव असेसमेंट पढ़ते हुए, तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था कि जब हीरो की तरफ से डिजायर्स विशेस जाहिर की जाएंगी तो वो नीड होगी, और जब हीरो की तरफ ये सारा कुछ किया जाएगा, यानी एनवायरनमेंट से ये सारा कुछ हो रहा होगा, तो वो प्रेस होगी। यानी जो एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं वो सारी प्रेस हैं, और जो हीरो कर रहा है या हीरो करना चाह रहा है वो सारी नीड्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है ये सारी प्रेस वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, और नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको जो है वो प्रेस को कंप्लीट करेंगे।